हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोकल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जिसमें हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत दोस्तों हमारा भारत और अमेरिका तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा भारत और रूस संबंधों पर। ठीक है, तो भारत और रूस के संबंधों पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसको दो कालखंड में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से दो कालखंड होंगे, पहले उसकी मैं उसको समझ देता हूँ, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। डायरेक्ट उस स्लाइड पर पहुंचते दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दो कालखंड में हम भारत और रूस के संबंधों को समझेंगे। पहले में देखेंगे 1991 से 2000 तक, जो आज का लेक्चर हो रहा है हमारा, इसमें हम देखेंगे 1991 से 2000 तक का तक के जो संबंध रहा भारत और अमेरिका का। और उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें बात करेंगे हम 2000 से अब तक का। अब 1991 ही क्यों उठाया हमने, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में था अमेरिका का, जब हम संबंध पढ़ रहे थे, भारत अमेरिका संबंधों पर जब डिस्कस चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1990-91 में ही जो है सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था। तो सोवियत संघ रूस का विघटन होकर के एक नए रूप में रूस जो है नए रूप में उभरा था। तो उस समय से लेकर के आज तक हमारे क्या संबंध रहे हैं रूस के साथ में, जैसे प्रत्येक देश के साथ हम डिस्कस करते आए हैं, तो उसी प्रकार से इस पूरे संबंध के पूरे कार्यक्रम को समझने के लिए हमने इसमें दो भाग करे हैं। 1991 से लेकर के 2000 तक का एक कालखंड अलग रहेगा और 2000 से अब तक का एक कालक्रम अलग रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो वापस से कुछ छूट गया हो, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, प्रज्ञान का अनाउंसमेंट है। प्रज्ञान हिंदी का आप सभी को पता है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से आ जाए यूट्यूब के नए प्लेटफॉर्म पर, प्रज्ञान हिंदी पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड होने पर स्क्रीन पर दोस्तों आपको उसका लोगो दिखेगा, वहां क्लिक करके भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं, सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं, टॉपिक वाइज और पूरा सिलेबस के अनुसार ही हम चल रहे हैं। थर्ड सिलेबस के अनुसार थर्ड यूनिट में इकाई 3 में अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भारत और रूस संबंधों पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज के सारांश की कि आज का हमारा इस पूरी क्लास का सारांश क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो 3 बिंदुओं के माध्यम से भारत और रूस के संबंध 1991 से 2000 तक के बीच में जो संबंध रहे हैं भारत के रूस के साथ में, उनको हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे 3 बिंदुओं के साथ में। सबसे पहले हम आंसर राइटिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम इसकी व्याख्या पर बात करेंगे। व्याख्या के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हो सकता है। इसके बाद में भारत रूस संबंधों का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके इतिहास पर बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे इसी में कि रूस के राष्ट्रपति येल्त्सिन की भारत की यात्रा के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, या कहें कि किस प्रकार से सुधारों में संबंध हुए हैं, ये विकास हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टली व्याख्या से, व्याख्या देखेंगे हम। लास्ट लेक्चर में दोस्तों थोड़ा सा कैमरा हैंग कर गया था। लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 12-13 हुआ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे के साथ में, तो अक्सर हो जाता है, इसलिए बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या पर बात करेंगे, भारत और रूस की व्याख्या पर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे, उसके तुरंत बाद में हम इसका व्यवहारिक रूप से अध्ययन करेंगे, एज अ स्टोरी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कंटेंट देखिए, कुछ होता कुछ भी नहीं है, सब हमें पता रहता है, बस कुछ फैक्ट हमें पता नहीं होते हैं। तो उन फैक्ट को अगर हम क्रम में सजा दें तो पूरी स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाती है ना। अब भारत और रूस के संबंध किस प्रकार के हैं, अभी वर्तमान में कैसे चल रहा है, ये लगभग थोड़ा थोड़ा तो हमको पता रहता है, क्योंकि कभी न्यूज़पेपर में कभी किसी न किसी प्रकार से हमें सुनने को मिलते रहता है। तो उसके संबंध था रूस के साथ में बात की जो संबंध रहे हैं, उसका एक प्राचीन समय से अर्थात 1991 से लेकर के अभी तक का जो कालक्रम रहा है, उस क्रम के अनुसार हमें अगर इसका फैक्टों का पता होगा तो हम आसानी से इस पेपर को कर ले जाएंगे, है ना। तो इसी कारण से दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट में नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको एक ऐसा एग्जैक्ट डाटा मिले जिसके द्वारा आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला सके, साथ ही साथ में अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर सके। आइए एक बार स्लाइड मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद में हम इसका एनालाइज करते हैं। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का आकस्मिक विघटन हो गया। ठीक है,
सोवियत संघ के स्थान पर 15 स्वतंत्र प्रभुता संपन्न देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर ली। रूस गणराज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। इस रूप में उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। आइए सबसे पहले इस पहले पैराग्राफ का मतलब समझिए। देखिए अब वास्तविक स्टोरी क्या होती है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट जो जितना महत्वपूर्ण है वो कम से कम किया जा सकता, शॉर्ट किया जा सकता, वो शॉर्ट करके मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और ये इस पर चिपका दिया मैंने आप लोगों के लिए। इसको आप आसानी से इसको नोट डाउन करें या फिर नोट्स डाउनलोड करके अपने पास रखें, व्यवस्थित जमा के, ताकि रिविजन हो सके। बाकी इसको एक व्यवहारिक रूप से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों क्या होती है, 1990 से पहले 1990 से पहले पूरे विश्व में दो महाशक्तियां थी। दो महाशक्तियां थी, उन इन्हीं दो महाशक्तियां ही, यही दो महाशक्तियां थी जिनके कारण ही दो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि दोनों महाशक्तियां इसी प्रकार से बनी रहती तो आगे चल करके तीसरा विश्व युद्ध शायद अब तक हो चुका होता। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर उस समय अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभाव में थी, बहुत ज्यादा प्रभाव में थी। इस कारण से अमेरिका ने कई प्रकार से चाल चलना, अपने जो है कूटनीति के द्वारा चाल चलना स्टार्ट कर दिया। अब चाल के द्वारा क्या किया इन्होंने, जो एक संगठन बनाया था दोस्तों, उस संगठन में अधिकतम राष्ट्रों को अपने पास मिलाना चालू कर दिया था अमेरिका ने। अब उस संगठन के द्वारा ही दोस्तों, उस संगठन को हम एक नाटो के नाम से भी जानते हैं, नाटो का भी निर्माण हो चुका था उस समय तक। तो इसके द्वारा ही, उसके द्वारा ही दोस्तों रूस के कुछ अन्य राष्ट्र थे, रूस एक पूरा संगठित था, उसमें ही कुछ राष्ट्रों को अमेरिका के नाटो के द्वारा लालच दिया गया कि आप हमारी ओर शामिल हो जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे और हर प्रकार की सुविधा आपको प्रोवाइड करेंगे। किसी भी प्रकार से उनको ललायत करके और उनको भड़काने का प्रयास किया गया। इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर जो क्रांति हो जाती है, एक क्रांति होती है, क्रांति के माध्यम से ही रूस का फिर विघटन हो जाता है, अर्थात कि एक 15 नए देश रूस से अलग हो जाते हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उसी प्रकार से रूस से 15 देश अलग हो जाते हैं। अब 15 देश अलग होने के बाद में जो पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ क्यों कहा जाता था, क्योंकि सोवियत राष्ट्रों का एक संघ था, पहले वो संघ या एक यूनियन था, इस कारण से पूरे को कहा जाता था सोवियत संघ रूस। ठीक है ना। लेकिन जब वो जो अन्य राष्ट्र अलग हुए उससे, तो उसके बाद में सिर्फ रूस बच गया। इसी कारण से आज हम उसे रूस या रसिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो अचानक से उसका विघटन हुआ 1990 में। उसका कहीं पर 90 मिलेगा, कहीं पे 91 मिलेगा। कारण क्या है कि 90 91 है ना, 90 के लास्ट में, 91 के शुरुआत में ये विघटन हुआ था। इस कारण से 90 91 मिलेगा, कहीं पर 90, कहीं पर 1991। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो 1990 में, पर बोलने की सुविधा की दृष्टि से देखें तो 1990 बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। तो 1990 में जब विघटन हुआ, विघटन होने के बाद जब 15 देश अलग निकले उससे, किससे, रूस से, तो उन देशों ने तुरंत ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले ली। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ। यूएनओ दोस्तों विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें सभी देश अपनी सभी देशों ने सदस्यता लेके रखी है। जैसे भारत भी उसका सदस्य है, बल्कि भारत तो उसके निर्माण वाला सदस्य है। जब निर्माण हुआ था उसका, उस समय से भारत यूएनओ के साथ में है। ठीक है। तो जैसे ही 15 देश अलग हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने सदस्यता प्राप्त कर ली। इन सब के बाद में चूंकि रूस से ये सभी देश अलग हुए थे, इसलिए इन सभी देशों को एक गणराज्य बोल दिया। गणराज्य बोलते हुए इनकी लीडरशिप किसके हाथ में पकड़ा दी, रूस के हाथ में पकड़ा दी। और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं ना कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। दोस्तों यूक्रेन वही देश है जो रूस से अलग हुआ था विखंडन के समय 1990 में। ठीक है ना। विघटन हुआ था उस समय जब रूस से अलग हुआ था यूक्रेन। तो यूक्रेन की कहीं ना कहीं लीडरशिप, कहीं ना कहीं कुछ अधिकार रूस के पास ही थे। तो रूस जो है आज हमला कर रहा है, लेकिन आज किसी में हिम्मत नहीं है कि रूस के खिलाफ कोई बोल सके। कि हालांकि रूस भी अपने नियमों का पालन कर रहा है, अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए यूक्रेन पर हमला उसने किया है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों रूस को उत्तराधिकारी बना दिया, इन संघ का उत्तराधिकारी बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में एक सुरक्षा परिषद, एक काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे बोलते हैं यूएनओ की, उसकी स्थायी सदस्यता दे दी। और अभी आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सिर्फ 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। और ये 5 सदस्य देश
बहुत महत्व रखते हैं। जिनके पास में स्थायी सदस्यता है उनको एक पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो पावर। अब ये अपने आप में वीटो पावर बहुत शक्तिशाली है, बहुत महत्व रखती है। इसका महत्व क्या है, वीटो पावर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूएनओ क्या है, ये दोस्तों कभी प्रज्ञान पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में आइए वापस से, सोवियत संघ से अलग होते हुए स्वतंत्र राज्यों ने मतलब ये स्वतंत्र बन गए थे। कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, सोवियत संघ से पृथक हुए स्वतंत्र जो राज्य थे वो स्वतंत्र बन गए थे, राज्य बन गए थे, और उन्होंने एक संघ स्थापित किया जिसको स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कहा गया। अब जरा यहाँ पर आइए, ये सेकंड पैराग्राफ में कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। बेसिकली अब समझते हुए चलिए यार, लकीर के फकीर मत बनिए कि जैसा लिखा हो वैसे पढ़ेंगे, समझते हुए चलिए। कुल मिलाकर के ये कि सोवियत संघ रूस से जो देश अलग हुए थे उन्होंने स्वतंत्र प्रकृति धारण करते हुए एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन को नाम दिया राष्ट्रमंडल। क्या नाम दिया, राष्ट्रमंडल। मतलब उन्हीं देश 15 देश अलग हुए थे, 15 देशों ने एक संगठन बना लिया, उसको जो है राष्ट्रमंडल नाम दे दिया, ठीक है ना। तो भारत ने इस राष्ट्र कुल के सभी सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की इच्छा प्रकट की। ठीक है भाई, भारत ने शुरू से ही गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है। तो इस नीति के तहत भारत सभी देशों से, जितने भी देश है विश्व में, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ही रखना चाहता है, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। इसके सेकंड पॉइंट पर भारत रूस संबंधों का विकास। अब ये विकास किस प्रकार से होता है, अभी तक हमने व्याख्या की बात की, एक सामान्य सी बात कर ली, एक तरीके से इसका एक छोटा सा अध्ययन कर लिया है हमने, बारीक जो बेसिक सी बातें थी उनको जान लिया है। अब हम बात करेंगे कि अब भारत और रूस के जो संबंध थे वो कैसे विकसित हुए, मतलब उनके बीच में कैसे विकास हुआ। आइए, भारत और सोवियत संघ के संबंधों में सुधार की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी। समझिए कहानी को यहाँ पर। अच्छा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको एक क्रम के अनुसार एज अ स्टोरी, मतलब एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। गोरबाचोव द्वारा आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी उससे 1985 से 1990 के बीच में सोवियत संघ की विदेश नीति पश्चिम की ओर उन्मुख होती गई। इधर पश्चिम की ओर, याद रखें, इस समय के आर्थिक संकट ने स्थिति को और अधिक गंभीर कर दिया। पहले इसको समझिए कि रूस अब ये देखिए, जब अगर हम 1990 से पहले की बात कर रहे हैं तो रूस बोलना उचित नहीं होगा, इसकी रूस की जगह हम सोवियत संघ बोलेंगे तो ज्यादा उचित होगा, है ना। तो अब हम ये मान सकते हैं कि भारत और सोवियत संघ के बीच में जो संबंधों का विकास चला है, जो इतिहास है, वो भारत की स्वतंत्रता से पहले का रहा है। मतलब 1947 से पहले से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, मतलब ब्रिटिश काल से ही हमारे संबंध रूस के साथ में अच्छे रहे हैं। अब माफ करना, सोवियत संघ के जो पूर्व राजा थे जिनको नाम था गोरबाचोव, उन्होंने कुछ आर्थिक नीति जारी की थी, आर्थिक सुधार जारी किए थे। और जो आर्थिक सुधारों के लिए जो नीति बनाई थी, जो योजना बनाई थी, वो योजना दोस्तों पश्चिमी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाई थी। किनको, पश्चिमी राष्ट्र। और मैंने कल ही समझाया था, पश्चिम राष्ट्र मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, जर्मनी, ये सब जो पश्चिम की ओर आते हैं, भारत से हमारे पश्चिम की ओर आएंगे, वो सबके सब पश्चिमी राष्ट्र कहलाएंगे, ठीक है। तो उनको दृष्टि में रखते हुए इन्होंने अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया, आर्थिक विकास की नीतियां बनाई थी। अब चूंकि उसी समय में विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर आ चुका था, उसी समय में विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर आया। और जब ये आर्थिक, जैसा भी चल रहा आर्थिक मंदी का दौर, ऐसे ही आर्थिक मंदी के दौर में रूस की हालत और ज्यादा खराब हुई, मतलब सोवियत संघ की हालत और ज्यादा खराब। अब 1990 में जब विघटन होता है तो उसके बाद नवोदित रूस अर्थात कि रूस का एक नया रूप, सोवियत संघ से रूस बना है ना, तो एक नया देश बना है ये। तो रूस के पहले जो राष्ट्रपति बने थे येल्त्सिन, इनका नाम था दोस्तों येल्त्सिन, ने इसी नीति का अनुसरण किया। यह नीति गोर्बाचोव की नई राजनीति सोच का परिणाम थी। दिसंबर 1992 में रूस के उप विदेश मंत्री जॉर्जी कुनाजे ने संसद में भारत के साथ विशिष्ट संबंध जारी रखने का विरोध किया। लेकिन उनका मत ये था, उन्होंने ये कहते हुए विरोध किया था कि भारत के साथ विशिष्ट संबंध रखने के कारण दक्षिण एशिया के जो दूसरे राष्ट्र है, विशेषकर पाकिस्तान जैसे राष्ट्र है, उनके साथ हमारे मतभेद बढ़ सकते हैं।
उनके साथ हमारे मतभेद बढ़ सकते हैं, है ना। तो पाकिस्तान, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि 1992 में, देखिए फैक्ट याद रखना है आपको खाली। प्रथम पैराग्राफ में हमने क्या देखा था, प्रथम पैराग्राफ में हमने देखा था कि 1985 से 1990 के बीच में सोवियत संघ की विदेश नीति उसी प्रकार से चलती रही जैसे कि गोर्बाचोव ने निर्धारित की थी, है ना, पश्चिमी राष्ट्रों को दृष्टि में रखते हुए। उसके बाद में जब रूस का विखंडन होता है, सोवियत संघ रूस का विघटन होता है, जब नए रूप में सोवियत संघ नए रूप में रूस आता है, तो उस परिस्थिति में उनके जो पहले राष्ट्रपति होते हैं येल्त्सिन, उन्होंने भी उसी आर्थिक नीति का संचालन किया और उसी आर्थिक नीति का संचालन करते हुए उन्होंने भारत की ओर दृष्टि, मतलब भारत से मित्रता गहरी करने के प्रयास किए। लेकिन उसी वक्त रूस के एक विदेश मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्जी कुनाजे। उन विदेश मंत्री ने संसद में ये कहा कि भारत से विशिष्ट संबंध बनाने से हमें अन्य दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र है जैसे कि पाकिस्तान, उनके प्रभाव या कहें कि उनके हित प्रभावित हो सकते हैं या फिर उनके साथ में हमारे मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए विशिष्ट संबंध हमें नहीं बनाना चाहिए भारत के साथ में। लेकिन बाद में पाकिस्तान में उसी क्रम में दोस्तों, पाकिस्तान में क्या हुआ, उस समय में पाकिस्तान में सैन्य विद्रोह चल रहा था, सैनिक उथल पुथल चल रही थी। मतलब जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ, सेना ने अधिकार कर लिया, है ना। म्यांमार में क्या हुआ, सेना ने अधिकार कर लिया, संसद के जो जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार थी उसको गिरा करके सेना ने अधिकार कर लिया पूरे देश पे। अब एक तरह से तो हम अफगानिस्तान में बोल सकते हैं सेना ने अधिकार किया, हालांकि वो एक अलग समूह है, तालिबान जिसे बोलते हैं वो एक अलग समूह है, उसने उस पर अधिकार कर लिया लड़ करके। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी सैनिक विद्रोह चल रहे थे, सैनिक उथल पुथल चल रही थी। तो इस क्रम में भारत और रूस के नेताओं की परस्पर यात्राएं जारी रही। पाकिस्तान उधर अपने झगड़ों में उलझा रहा, इधर रूस और भारत के जो नेता थे उनकी आपस में यात्राएं चल रही थी, जिससे संबंधों में धीरे धीरे सुधार का एक क्रम बनता चला गया और बहुत ही अच्छे घनिष्ठ संबंध स्थापित होने लगे। इसके बाद में राष्ट्रपति ही या कहें कि जो बोरिस येल्सिन है, उनके प्रशासन ने भारत के प्रति मैत्री और सहयोग की नीति की शुरुआत कर दी और 1992 के अंत में अर्थात जब रूस नया बना था 1990 में, उसके जस्ट 2 साल बाद ही रूसी विदेश नीति जारी हुई। एक नई विदेश नीति जारी की किसने, रूस सरकार ने एक नई विदेश नीति जारी की। उसमें अमेरिका के साथ संबंधों पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई। यह स्वीकार किया गया कि पश्चिमी जगत क्रमशः शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होता जा रहा है। इसमें कहा गया कि रूस की नीति का उद्देश्य सामरिक सहयोग धर्मिता के आधार पर अमेरिका के साथ स्थिर संबंध बनाना है। तो अब रूस ने अपनी विदेश नीति में क्या कहा कि हम किसी भी देश को इग्नोर नहीं कर सकते, विशेषकर पश्चिमी देश जो आर्थिक रूप से जिस प्रगति से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये शक्ति बढ़ा रहे हैं अपनी, उनको तो बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी कारण से इनको दृष्टि में रखते हुए उनके साथ में भी हमें संबंधों में सुधार करते हुए आगे बढ़ना है और राष्ट्र का विकास करना है। तो इस प्रकार की नीति, एक नई विदेश नीति का निर्माण हुआ था 1992 में, सोवियत संघ का विघटन होने के 2 साल बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये संबंधों का एक छोटा सा क्रम था, भारत और रूस के संबंधों का एक छोटा सा क्रम था। इस क्रम के अनुसार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत होती है, किस प्रकार से हमारी शुरुआत होती है। कब से बात कर रहे हैं हम, 2000 से पहले की। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप तो 2000 से पहले, और 2000 के बाद का जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि 2000 के बाद में भारत और रूस के साथ में संबंध कैसे रहे, और विशिष्ट पार्ट हमारा वो सेकेंड पार्ट ही होगा जिसमें हम 2000 के बाद के संबंधों पर बात करेंगे, चूंकि वो थोड़ा सा लंबा होगा। ये उससे पहले का है तो इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार 1990 में तो आजाद हुआ, रूस अलग हुआ। 1992 में आप खुद देख रहे हैं कि 1992 में विदेश नीति बनाई उन्होंने। अब विदेश नीति के अनुसार ही देश चलता है ना, सभी किस राष्ट्र से कैसे संबंध रखना है कौन बताता है, ये विदेश नीति बताती है। तो 1992 में विदेश नीति बनती है, बचे कितने 2000 में 8 साल बचे हैं ना। अब 8 साल को आप इतने से छोटे से पढ़ेंगे चलेगा, है ना, इतने से फैक्ट 2-4 फैक्ट भी याद रख लेंगे ना तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में अब हम एक थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि अब यूं भी कह सकते हैं कि यहीं से अब शुरुआत हो सकती है हमारे 2000 की। कैसे होगी देखिए,
अब दोस्तों क्या होता है कि अब रूस और भारत के संबंधों में एक नया मोड़ आता है, एक नया मोड़ आता है। एक मिनट, अपने कैमरे ने तो नया मोड़ नहीं ले लिया दोस्तों, उसको चेक कर लेते जरा। कैमरे को भूलकर हम इग्नोर नहीं कर सकते कैमरे को, इसलिए क्लास पूरी खराब कर दी थी इसने। ठीक है, कैमरा काम कर रहा है आज, अच्छे मूड में कैमरा मतलब, है ना। तो अब भारत और रूस के संबंधों ने एक नया दौर, एक नया मोड़ लिया। अब नया मोड़ कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से। रूसी राष्ट्रपति जो कि पहले प्रथम राष्ट्रपति थे रूस के, येल्सिन, ठीक है ना। तो येल्सिन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत की यात्रा की। अब भारत की यात्रा करने से क्या क्या हुआ, जरा आइए इस स्लाइड में हम कंप्लीट उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जनवरी 1993 में, कब दोस्तों? 1992 में, 1992 में विदेश नीति बनी। उसके एक साल बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने भारत की यात्रा पर आए अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में। इस यात्रा से भारत रूस संबंधों को एक नई और ठोस दिशा मिली। दोनों देशों के बीच में मैत्री और सहयोग की संधि हुई, मित्रता और सहयोग करने, आपस में सहयोग करने की संधि हुई, इस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद में 1971 के सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि, जिसे 1991 के में नवीनीकृत किया गया था, निरर्थक हो गई। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही 1992 में सोवियत संघ ने अपनी विदेश नीति बनाई और 1990 में जब इनका विघटन हुआ, तो विघटन से पहले जो हमने संधि की थी रूस के साथ में, वो संधि अपने आप में ही समाप्त तो हो गई। हालांकि उसको नवीनीकृत कर लिया गया था, चेंज कर लिया गया था 1991 विघटन के बाद में, लेकिन वो निरस्त हो चुकी थी। अब भारत और रूस के संबंधों को एक नई दिशा देने की आवश्यकता थी, एक नए रूप में स्थापित करने की आवश्यकता थी। तो राष्ट्रपति ने, रूस के राष्ट्रपति येल्सिन ने इस बात को रेखांकित किया, इस बात को बताया कि रूस ने भारत के साथ प्रतिरक्षा सहयोग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। किस पर? प्रतिरक्षा सहयोग। और इसी का परिणाम है दोस्तों कि जब भारत पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था और उसी वक्त जब अमेरिका हम पर दबाव बना रहा था, अमेरिकी बेड़ा जब हमें दक्षिण की ओर से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, भारत को घेरने के लिए आया था, उसी समय रूस ने हमारी हेल्प की थी इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है ना। तो यही प्रतिरक्षा सहयोग की ही संधि उस समय काम आई थी हमारे साथ में। ठीक है, तो कश्मीर के मुद्दे पर भी येल्सिन ने भारत का समर्थन किया और ये कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, जब अब किसी देश का प्रमुख अगर हमारे यहाँ यात्रा करने आता है और हमारे सपोर्ट में बात करेगा, तो दोस्तों हमें तो कितना अच्छा लगेगा, तो अपने आप ही संबंध जो है मधुर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यही तो रूसी राष्ट्रपति ने किया था। रूसी राष्ट्रपति भारत आए, उन्होंने कुछ बातें की, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर बोले तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा भी जो सोल्व होना चाहिए वो भारत के दृष्टिकोण से होना चाहिए, जो बात करा वो सही है। इसके अलावा उन्होंने सहयोग की जो प्रतिरक्षा की संधि भी उन्होंने की, उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भी मैत्री और सहयोग की संधि की, कई प्रकार के एग्रीमेंट साइन हुए उस समय में। तो रूस ने अमेरिकी विरोध के बाद भी चूंकि भारत पर जो है उस समय कुछ प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगे हुए थे, रूस के ऊपर भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी रूस ने इनकी परवाह न करते हुए क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति की प्रतिबद्धता को दोहराया। हालांकि बाद में अमेरिका के दबाव में रूस ने अपने वायदे के आंशिक रूप से ही उसको पूरा किया। क्रायोजेनिक इंजन जो कि हमारे अंतरिक्ष कार्यों के लिए अति आवश्यक है। अगर आपने दोस्तों सुना होगा चंद्रयान 2 के समय में, जब चंद्रयान फर्स्ट भी हमने भेजा था, तो उस समय क्रायोजेनिक इंजन की बहुत अति आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन रूस के द्वारा वादा तो किया गया था कि आपको क्रायोजेनिक इंजन दे दिया जाएगा, लेकिन ना दिए जाने के कारण फिर हमने खुद उसको बनाया। और वैसे तो देखिए, अगर वो मना नहीं करता तो हम शायद अब तक नहीं बना पाते। एक कदम ये भी सही था, उसने मना किया, हमने बनाया, लेकिन वादा कर मुकर गए। कारण था उस पर अमेरिका का दबाव था रूस पर, इस कारण से उन्होंने हमें सप्लाई नहीं किया। ठीक है ना। तो हालांकि नहीं किया, कुछ पार्ट्स आए थे, है ना, कुछ इस प्रकार चलता रहा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कब ये पहुंच जाती है? 1994 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने रूस की यात्रा की। जब येल्सिन भारत से वापस चले गए कुछ संधियां करने के बाद में, तो उसके बाद 1994 में भारत के प्रधानमंत्री साहब नरसिंह राव जी पहुंच गए रूस की यात्रा करने।
और इसी यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच में निर्णय हुआ कि रूस के पास जो भी भारतीय रुपया है, जितना भारतीय रुपये का स्टॉक है, वो भारत में ही इन्वेस्ट करेगा, जिससे भारत का विकास हो सके, जिससे भारत का विकास और तीव्र गति पकड़ सके। उस समय चूंकि भारत में भी आर्थिक समस्या का दौर चल रहा था, देश आज नया नया आजाद हुआ था, कई सारी समस्याओं का सामना कर चुका था भारत। आर्थिक समस्या को बहुत ज्यादा उसके से प्रभावित हो रही थी, हमारी विदेश नीति से लेकर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो इसी कारण से जब नरसिंह राव जी रूस गए तो इन्होंने प्रथम समझौता जो किया था वो यही किया था। तो उस बात से रूस के राष्ट्रपति सहमत हो गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रूस के पास में भारतीय रुपए का जो स्टॉक, देखिए हर देश के पास में प्रत्येक कंट्री का स्टॉक होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अमेरिका जाते हैं कहीं जॉब करने के लिए, तो जब आप भारत में, जैसे मान सबसे अच्छा एग्जांपल हम मानते हैं कि कोई हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अमेरिका के लिए कर रहे हैं, तो अब अमेरिका अमेरिकी डॉलर के रूप में आपको सैलरी देगा। अब जब वो डॉलर के रूप में सैलरी आपकी आएगी तो कहाँ कन्वर्ट होगी दोस्तों, तो वो आपकी बैंक में कन्वर्ट होगी, और बैंक कहाँ जमा करेगा, आरबीआई में जमा करेगा। ठीक है ना। तो आरबीआई, प्रत्येक देश की आरबीआई बैंक के पास में प्रत्येक कंट्री का स्टॉक होता है रुपए का। ठीक है ना, प्रत्येक देश की करेंसी का एक स्टॉक होता है। उसी प्रकार से रूस के पास में भारतीय रुपए का जो स्टॉक था, तो रूस ने वादा किया कि इस भारतीय रुपए के जितना भी स्टॉक हमारे पास में है, पूरा स्टॉक हम भारत में ही इन्वेस्ट कर देंगे, पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे वहां पर कुछ आर्थिक रूप से वहां पर कुछ मदद की जा सके भारत की। ठीक है। इसके बाद में नरसिंह राव की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में प्रतिरक्षा साज सामान के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति पर समझौता किया गया। प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इन सब बातों पर भी समझौता किया गया। ठीक है। किस किस पर? प्रतिरक्षा साज सामान, मतलब कि जितना भी हमारे सैन्य विभाग को जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो भी कलपुर्जे लगते हैं, स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, उन स्पेयर पार्ट्स को आपस में लेन देन करने की बात भी कहेगी, या रूस से पूरी तरह से इसमें मदद मिलती रहेगी। इसके अलावा यह भी तय किया कि दोनों देश रूस में एक संयुक्त बैंक की स्थापना भी करें, संयुक्त बैंक की स्थापना करेंगे, जिससे दोनों देशों के मध्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करना कि नरसिंह राव की रूस यात्रा के दौरान ही यहाँ पर ये समझौता किया गया था कि भारत और रूस दोनों के द्वारा मिलकर के एक संयुक्त बैंक की स्थापना करेंगे रूस में, और ये बैंक का कार्य होगा दोनों देशों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, है ना। ये बहुत बड़ा कदम था। और इसके अतिरिक्त रूस ने भारत को हथियारों की खरीद के लिए भी ऋण देने की भी बात कही। और 1997 में दोस्तों, 1997 में इसके 3 साल बाद, नरसिंह राव की यात्रा के 3 साल बाद, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी ने रूस की यात्रा की। और इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में जो करारोपण की समस्या चल रही थी, दोहरे करारोपण की, मतलब कि डबल टैक्स वाली जो समस्या चल रही थी, उस समस्या का समाधान किया, सीमा शुल्क का समाधान किया। कारण ये था दोस्तों कि कोई भी उस समय में कोई रूस का अगर कोई प्रोडक्ट है तो भारत तक आते आते उसकी कीमत डबल या 3 गुना हो जाती थी। इसी प्रकार से क्यों हो जाती थी? क्योंकि रूस से जब वो प्रोडक्ट निकलता था, भारतीय सीमा में आता था, तो उस पर कई गुना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, जिस कारण से वो वस्तु अचानक अपने आप ही महंगी हो जाती थी। ठीक है। और इसी प्रकार से भारत की वस्तु रूस जाती थी तो वहां पर भी यही होता था। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए देवगौड़ा साहब, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो रूस गए और रूस जाकर के समस्या का समाधान किया। सीमा शुल्क पर भी बातचीत हुई और एक अच्छा सा रास्ता उन्होंने निकाल लिया। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में सहयोग, खेल, इनसे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रूस ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि वह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव का सदैव समर्थन करेगा। तो अब दोस्तों कुछ ये है कि इस प्रकार से कि रूस ने एक अन्य ये वादा भी किया था उस समय कि सुरक्षा परिषद जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें स्थायी सदस्यता दिलवाने में जब भी बात होगी, जब भी भारत की बात आएगी, तो हमेशा भारत का समर्थन करेगा। इसके पीछे की एक जरा मजेदार कहानी ये और है, सुन लीजिए कि दोस्तों सबसे देखिए, उस एक समय ऐसा था जब सिर्फ 4 देशों के पास में ही सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता थी। ठीक है। 5वां ओवर भारत के पास था। 5वां ओवर खुले तौर पर भारत के पास आया था अमेरिका के द्वारा कि साहब आप आ जाइए, आप आकर के सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता ले लीजिए।
लेकिन हमारे नेहरू साहब इतने दयालु थे, उनने कहा कि नहीं साहब हम भूखे सो जाएंगे, आप हमारे पड़ोसी को खिला दीजिए। ठीक है ना, वो ज्यादा भूखा है, मतलब कि उसका नेहरू जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जहां चीन नहीं वहां भारत नहीं। क्या कहा था उन्होंने, उनका वक्तव्य था, उनके मुंह से उन्होंने बोला था कि जहां चीन नहीं वहां भारत नहीं। ये शब्द बोल करके उन्होंने यूएन से कहा था कि आप साहब जो ईसाई सदस्यता अगर देना ही चाहते हैं तो आप चीन को दे दीजिए, हम दोनों मिलकर के हम हमारे हितों को साध लेंगे। किसको दे दिए, चीन को। तो भारत के आग्रह पर ही चीन को स्थायी सदस्यता मिली थी सिक्योरिटी काउंसिल में। और आज चीन अगर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि स्थायी सदस्यता के द्वारा ही उसको वीटो पावर मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल में। और आज जब भी भारत का कोई मसला खड़ा होता है दोस्तों, तो भारत के खिलाफ वीटो पावर लाने वाला चीन ही है। समझे ना, भारत ने सदस्यता दिलाई और भारत के खिलाफ ही उस सदस्यता का इस्तेमाल कर रहा है चीन। लेकिन रूस ने स्पष्ट कहा है कि जब भी भारत का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा तो हमेशा भारत का समर्थन ही करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध और गहरे होते चले गए। मतभेद कुछ थे ही नहीं शुरू से, भारत और रूस के बीच में कोई विशेष मतभेद नहीं थे। छुटमुट छोड़ दे तो हम कुछ बातों को अगर छोड़ दे तो कोई विशेष मतभेद हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसी कारण से दोस्तों संबंध बहुत ही मधुर प्रारंभ से ही बने हुए थे हमारे साथ में। इस प्रकार से 1997 के आते आते तक ये स्पष्ट हो गया था कि भारत और रूस पूर्व सोवियत संघ की समकालीन परंपरागत मित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। कारगिल संघर्ष, अब जरा देखिए दोस्तों, कारगिल संघर्ष कब हुआ था, सभी को याद होगा ना, ये तो 1991 1999 में। ठीक है ना। 1999 में जो कारगिल संघर्ष हुआ था उसके दौरान रूस ने भारत का खुले शब्दों में समर्थन किया था, खुले शब्दों में समर्थन किया था। रूस ने पाकिस्तान से अपनी सेनाओं को नियंत्रण रेखा एलओसी के इस पार बुलाने का आग्रह करते हुए दृढ़ शब्दों में कहा था कि द्विपक्षीय वार्ता तभी संभव हो सकती है जब युद्ध पहले की स्थिति में, जो स्थिति है अभी वो पहले की स्थिति में आ जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, पहले जैसी स्थिति हो जाए, सेना वापस पीछे हट जाए, उसके बाद ही ये दोनों के बीच में वार्तालाप हो सकती है। ये शब्द कहा था उसने, मतलब पाकिस्तान को फटकारते हुए ये शब्द कहा था रूस ने, मतलब भारत को पूरा समर्थन किया था कारगिल संघर्ष के समय में। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये 3 कंसेप्ट थे, जिसमें व्याख्या संबंधों का विकास और यल्त नीति, या कहें कि विभिन्न नेताओं की यात्रा काल, इन 3 शब्दों के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दोस्तों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जो होगा 21वीं सदी से उस पार। 21वीं सदी से उस पार मतलब कि 2000 से अब तक की पूरी कहानी को हम इस नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में डलवा दूंगा, वैसे डालते नहीं है लेकिन डलवा दूंगा, नहीं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्रम अनुसार पूरे लेक्चर को एक साथ देख सकते हैं। पूरे लेक्चर को प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो आपको क्रम अनुसार दिख जाएंगे। वैसे तो आपके पास इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है, आप साथ कांटेक्ट करने के लिए कमेंट का रिप्लाई आपको हैंड टू हैंड मिलता है, व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको हैंड टू हैंड मिलता है, कई सारी फैसिलिटी तो है यार। टेलीग्राम पर आते हैं सभी नोट्स वगैरह, सब जितने भी क्लासेस होती है सबके लिंक आपको वहां मिल जाती है। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। कुछ थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों कि सेशन कैसे लग रहे हैं, आपको क्लियर समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि ये जो विदेश नीति हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर जाएगी, वो चूंकि सभी को जाती है। कारण क्या है कि अभी हम 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर पास करके आए, फिर सेकेंड ईयर पास की है, तो बस हमने मस्ती में मग्न होकर, क्योंकि हमारी स्टडी जो रटन विद्या वाली स्टडी थी वो तो हम 12वीं से ही छोड़ चुके, मतलब मेहनत करना हमने 12वीं से ही बंद कर दी थी। बीए में तो बस इच्छा हो रही तो पढ़ रहे, नहीं तो बस पढ़े हुए हैं, कुछ सीरियस स्टूडेंटों को छोड़ करके ना, कुछ स्टूडेंटों को छोड़ करके। तो क्या होता है कि जब हमने किताबों से दूरियां बना ली है, सब्जेक्ट को क्रम अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपको परेशान करने के लिए। भारतीय विदेश नीति, दोस्तों विदेश नीति पर चर्चा हो रही है यार। ये मत सोचिए आप बीए पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि विदेश नीति को पढ़ रहे हो आप, जिससे पूरा देश संचालित होता है, पूरा देश चलता है, पूरे देश के सारे राष्ट्रीय हित जितने भी हित हैं सब संचालित होते हैं किससे, विदेश नीति से होते हैं भाई। तो उस विदेश नीति को इतने हल्के में मत लीजिए। हो सकता है एक बार में कंप्लीट समझ ना आए, इसी लेक्चर को रिवाइज करके फिर एक बार सुनिए। वो जैसा मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ, 3 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो इस दुनिया का कोई इतना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और 3 स्टेप क्या है, पहले लेक्चर, उसके बाद में इसी नोट्स का रिवीजन तुरंत डाउनलोड करके सेम डे सेम टाइम,
लेक्चर आपका खत्म हुआ, हैंड टू हैंड डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, हैंड टू हैंड पढ़िए। 15 मिनट लगेंगे मात्र नोट्स पढ़ने में, उसका रिवीजन मारने में, पूरा समझने में। जो आपने वीडियो लेक्चर में समझा देखा, उसी को उसमें नोट्स में रिवाइज करना है और अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में उसको सेव रखना है। और अगर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। प्रिंट आउट निकाल करके पूरी फाइल बना करके अगर रख ले तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, इससे बेहतर कोई बुक आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकती है रिवीजन करने के लिए एग्जाम के टाइम पे। और इसके तुरंत बाद ही 2 स्टेप हो चुकी है, लेक्चर देखा, नोट्स डाउनलोड करके नोट्स पढ़ी आपने। तीसरा है आपके पास में जो भी बुक है, जो भी सीरीज है, कुछ भी आपके पास संसाधन है, इसी टॉपिक को खोलिए और हैंड टू हैंड उसी दिन में पढ़िए। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज्ञा दे अब चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, भारत रूस के सेकेंड पार्ट पर। ठीक है ना, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैमरा ऑफ कर दीजिए जी, पावर पावर ऑफ कर दूं? चालू अभी तक? ओके ओके।